Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज the patient with congestive heart failure is placed in a high Fowler's position. What is the rationale for placing the patient in this position? किसी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट को हम क्यों हाई फॉवलर्स पोजीशन देते हैं, ये आपको बताना है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट का मतलब है ऐसी कोई सिचुएशन जब पर्सन के हार्ट के चारों तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए, जिसके कारण हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म ना कर पाए, बॉडी की ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड की रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाए, तो ये कंडीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाती है। अब आपको बताना है कि इस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट को जब हम हाई फॉवलर्स पोजीशन देते हैं यानी कि बेड पर जब सीधा बैठा देते हैं, तो इससे उसे क्या फायदा मिलता है, क्यों ऐसा करना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है टू इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट। पेशेंट के शरीर में जब सर्कुलेशन के दौरान हार्ट के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है, तो ये ब्लड उसके पैरों तक पहुंचता है, यानी सारे शरीर में पहुंचता है, और उसके बाद यहाँ के टिश्यूज के द्वारा इस ब्लड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, और वहां तैयार हुई कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल को वापस ब्लड में डाल दिया जाता है और ये ब्लड वापस हार्ट तक पहुंचता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉडी के यूज करने के बाद जो हार्ट तक ये ब्लड रिटर्न हो रहा है, दोबारा पहुंच रहा है, इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्लाइंट को हाई फॉवलर्स पोजीशन देते हैं, या फिर टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। हम पेशेंट में कार्डियक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने के उद्देश्य से हाई फॉवलर्स पोजीशन देते हैं। ऑप्शन सी कहता है टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट। यहाँ पर क्लाइंट में जो ब्लड वॉल्यूम रिटर्न हो रहा है पैरों से वापस हार्ट तक, लोअर बॉडी से वापस हार्ट तक, इसे डिक्रीज करने या रिड्यूस करने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी कहता है टू रिड्यूस द एंकल एडिमा एंड प्रिवेंट डिसरिथमिया। इस पोजीशन को देकर हम क्लाइंट के पैरों में एंकल एरिया के अंदर जो स्वेलिंग है, एडिमा है, इसे कम कर सकते हैं। क्लाइंट के अंदर हार्ट में जो डिसरिथमिया कंडीशन है, एबनॉर्मल रिदम जनरेट हो रही है, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिएगा, हमने आपको अभी बताया था कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में हार्ट के चारों तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड इकट्ठा हो जाता है और इस ब्लड की प्रेजेंस के कारण हार्ट दबने लगता है। वो चाहकर भी पूरी तरह से पंपिंग एक्शन नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, रिलैक्स नहीं हो पाता और इस कारण बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। तो इस हार्ट के चारों तरफ जो ब्लड मौजूद है वो कुछ कम हो सके, यानी कि हार्ट तक बॉडी के लोअर पार्ट से लौटने वाले ब्लड की मात्रा को हम थोड़ा कम कर सकें, इसलिए हम क्लाइंट को सीधा बैठा देते हैं, हाई फॉर्मुलस पोजीशन देते हैं। हाई फॉर्मुलस पोजीशन देते ही क्लाइंट में ग्रेविटी के प्रभाव के कारण जो ब्लड पैरों से वापस ऊपर हार्ट की तरफ लौट रहा था, ये कुछ धीमे लौटेगा या कम लौटेगा और इससे क्लाइंट के हार्ट पर जो लोड था वो कुछ कम हो जाएगा, हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर हो पाएगी। तो इसी उद्देश्य से हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को हाई फॉर्मुलस पोजीशन देते हैं टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम यानी कि आईसीडीएस कब शुरू हुआ था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। 1965 में, 75 में, 85 में, 95 में। Important question, especially for Rajasthan CHO exam. यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1975 के अंदर आईसीडीएस प्रोग्राम आया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम आया था। इस स्कीम के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चे और उनकी मदर्स के लिए ये स्कीम थी। सिंपली कहें तो 6 साल से कम उम्र के बच्चे और उनकी मदर्स जो हैं ये इस स्कीम से फायदा पाती थी। इस स्कीम के अंदर क्या-क्या फैसिलिटीज इन्हें मिलती थी, तो नोट करिएगा। फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, ये सभी फैसिलिटीज यहाँ पर इनके लिए अवेलेबल थी। रेफरल सर्विसेज भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, रेफरल सर्विसेज भी यहाँ पर मिलती थी इन्हें। एक बार फिर से देखते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च की गई थी और इस स्कीम में 6 साल से कम उम्र के बच्चे और उनकी मदर्स को फायदा मिलता है। इस स्कीम के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चों को फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, रेफरल सर्विसेज जैसे फायदे मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो कि पूछा जा सकता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती हैं वो आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत ही लाई गई थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स जो थे वो आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत ही लाए गए थे। और याद रखिएगा, 1992 के बाद ये जो आईसीडीएस प्रोग्राम है ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया गया। क्वेश्चन इज, lump
formed after the transmission of BCG vaccine is of how much diameter? BCG वैक्सीन लगाने के बाद कितने mm का लंप फॉर्मेशन होता है? 2 to 4 mm, 1 to 4 mm, 5 to 8 mm, 2 to 5 mm. Upcoming PGI, RML, राजस्थान CHO, नॉरसेट सभी एग्जाम्स के लिए ये BCG वैक्सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The right answer is option C, 5 to 8 mm. BCG वैक्सीन लगाने के बाद 5 से 8 mm का लंप फॉर्मेशन होता है। आइए BCG वैक्सीन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। सबसे पहला पॉइंट, BCG जो वैक्सीन है ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है। इट इज अ लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन और इस वैक्सीन के द्वारा ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज से हमें सुरक्षा मिलती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होने वाले टीबी डिजीज से हमें सुरक्षा मिलती है। बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, नोट करें इसे, बेसिलस कालमेटी गुवेरिन। बेसिलस कालमेटी गुवेरिन। एक और क्वेश्चन जो कि यहां से फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, रिसेंट एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए डाइल्यूएंट कौन सा यूज करते हैं? तो आप बताएंगे इसके अंदर नॉर्मल सेलाइन एज अ डाइल्यूएंट यूज किया जाता है। डिस्टिल वाटर इसके अंदर यूज नहीं करते बिकॉज इट कैन कॉज इरिटेशन। ये इरिटेशन कॉज कर सकता है, इसलिए डिस्टिल वाटर को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बीसीजी वैक्सीन हमेशा लेफ्ट आर्म पर लगाया जाता है और यहां पर डेल्टॉइड मसल्स पाई जाती हैं। बीसीजी वैक्सीन एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो कि स्कार फॉर्मेशन करवाता है, यानी कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद इंजेक्शन साइट पर एक परमानेंट निशान बन जाता है, व्हील शेप निशान बन जाता है, जिसे देखकर हम ये फ्यूचर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को ये बीसीजी वैक्सीन लगा है या नहीं लगा। तो याद रखिएगा, लेफ्ट आर्म डेल्टॉइड मसल। नेक्स्ट इस यहां से पूछा जा सकता है, बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए ट्यूबरक्यूलिन नामक सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज, और इसके अंदर 26 गॉज साइज की निडल होती है। बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है और जो निडल साइज होता है वो लगभग 26 गॉज साइज का होता है। यहां से ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बीसीजी वैक्सीन एक लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है जो कि ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज से सुरक्षा देता है। बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेटी गुवेरिन। इस वैक्सीन को तैयार करते समय, रिकॉन्स्टिट्यूट करते समय, इसमें डाइल्यूएंट के रूप में नॉर्मल सेलाइन मिक्स किया जाता है। अगर आपने डिस्टिल वाटर मिलाया तो इससे इरिटेशन हो सकती है।
बीसीजी वैक्सीन को हम हमेशा लेफ्ट डेल्टॉइड मसल के अंदर लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में डेल्टॉइड मसल के अंदर लगाते हैं। बीसीजी वैक्सीन स्कार फॉर्मेशन करता है। बीसीजी वैक्सीन में जो लंप बनता है इसका साइज 5 to 8 mm होता है। बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है और यहां पर निडल साइज 26 गॉस का होता है। एक पॉइंट और यहां पर नोट कर लीजिएगा, बीसीजी वैक्सीन को हम हमेशा इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं। ये हमेशा इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है और इसे हम 1 साल की उम्र तक लगा सकते हैं। मोस्टली ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। अगर बच्चे की उम्र 1 महीने से कम है और ये बीसीजी वैक्सीन आप लगा रहे हैं तो जो इसकी डोज होगी वो होगी 0.05 ml। और यदि बच्चे की एज 1 साल से ज्यादा है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा है, 1 साल से कम है, तो यहां पर जो डोज होगी वो होगी 0.1 ml। तो ये चीज यहां से सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्वेश्चन इज, a client with MRSA was just admitted to the ICU after ileostomy surgery. The nurse was to provide care to the patient. So, in that case, which PPE should the nurse use? इलियोस्टोमी सर्जरी के बाद पेशेंट आईसीयू के अंदर एडमिट हुआ है। ये पेशेंट MRSA पॉजिटिव है, यानी कि मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया से सफरिंग है। इस MRSA पेशेंट में केयर के दौरान एज अ नर्स आपको कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई इस्तेमाल करना रहेगा? ऑप्शन ए, gloves and gown, gloves only, gloves and mask, gloves, gown and shoe cover। मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया किस सिचुएशन में ट्रांसमिट हो सकता है, उससे प्रिवेंशन के लिए क्लाइंट को केयर देते समय कौन सा पीपीई इस्तेमाल करना सही माना जाएगा? The right answer is option A। याद रखिएगा, MRSA का ट्रांसमिशन कांटेक्ट के थ्रू होता है। MRSA का स्प्रेड डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है। तो जब भी इन पेशेंट्स को आप केयर देंगे तो हमेशा ग्लव्स और गाउन को इस्तेमाल करेंगे। इनके यूज से हम MRSA के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज। लेबर की थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है और इस स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन सा है ये आपको बताना है। ब्लीडिंग, शॉक, सब इन्वोल्यूशन, परफोरेशन। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही है। ब्लीडिंग इज द करेक्ट चॉइस। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ब्लीडिंग सबसे ज्यादा होने वाला इमीडिएट या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना कौन सा साइन कहलाता है? ओसिएंडर, गुटेल, चैडविक, चॉस्टेक। The right answer is
ऑप्शन बी, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती उस समय सर्विक्स को टच करने पर वो नोज टिप की तरह हार्ड होता है, और जब कंसीव हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है वुमेन, तो उसका सर्विक्स लिप्स की तरह सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म प्रेगनेंसी पर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है? 100 to 200 ml, 300 to 500 ml, 600 to 800 ml, 50 to 100 ml। इस क्वेश्चन को प्रीवियस नॉरसेट एग्जाम में पूछा गया है, नॉरसेट 2022 एग्जाम में पूछा गया है। Yes, exactly. Option C is correct here. टर्म प्रेगनेंसी पर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा लगभग 600 से 800 ml हो जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड वह लिक्विड है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान वुम्ब में बच्चे के चारों तरफ पाया जाता है, और इसका निर्माण मुख्य रूप से फीटल यूरिन के द्वारा होता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड का काम है बच्चे को टेम्परेचर चेंज से बचाना, किसी अचानक होने वाली इंजरी से बचाना। ये एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, सॉफ्ट कुशन की तरह काम करता है। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा यदि 200 ml से कम हो तो इसे हम एनहाइड्रेमनियोस के नाम से जानते हैं, और अगर इसकी मात्रा 2000 ml से ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन पॉलीहाइड्रेमनियोस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ अ स्पर्म इज, स्पर्म का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल कितने दिनों का होता है? 12 से 24 घंटे, 48 से 72 घंटे, 0 से 12 घंटे, 24 से 48 घंटे। The right answer is ऑप्शन बी। हम कह सकते हैं कि इजैकुलेशन के बाद स्पर्म्स जो है वेजाइनल ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगभग 48 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन तक जीवित रहते हैं, और अगर इसी दौरान स्पर्म और ओवम आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। ओवम का लाइफ स्पैन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आफ्टर ओव्यूलेशन 12 से 24 घंटे तक ओवम वाइबल माना जाता है, जीवित माना जाता है। इनके लाइफ स्पैन के दौरान ही अगर ये यूनाइट हो तो ही फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, postpartum woman having bleeding within a day after delivery is called as। अगर किसी वुमेन को डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो सेम डे तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज, ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज। Important question. The right answer is option A। यहां पर ये चीज नोट कीजिएगा, अगर किसी वुमेन में बच्चे की डिलीवरी के बाद 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो ये कंडीशन पीपीएच कहलाती है, पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। ये सबसे जरूरी पॉइंट है पीपीएच की। प्रीवियस एग्जाम में पीपीएच की डेफिनेशन को भी पूछा गया है कि कितने ml से ज्यादा ब्लड लॉस होना डिलीवरी के बाद पीपीएच कहलाएगा, तो आप बता सकते हैं
डिलीवरी के बाद 500 ml से ज्यादा यदि ब्लड लॉस होता है तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। अब यहाँ पर पोस्टपार्टम हेमरेज जो है दो प्रकार का होता है, जो कि इस ऑप्शन में भी मैनेज किया गया मेंशन किया गया है, प्राइमरी पीपीएच और दूसरा आता है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच क्या है, सेकेंडरी पीपीएच क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्राइमरी पीपीएच को आप अर्ली पीपीएच के नाम से भी जानते हैं। आप इसे अर्ली पीपीएच भी कह सकते हैं। इसके अंदर बच्चे की डिलीवरी होने के बाद पहले 24 घंटे के अंदर अंदर ही 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस देखने को मिल जाता है। फिर से देखिएगा, प्राइमरी पोस्टपार्टम hemorrhage also known as early PPH means blood loss during the first 24 hours after delivery। अब बात करते हैं सेकेंडरी पीपीएच की कंडीशन। इसे आप लेट पीपीएच के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड लॉस होता है वो 24 आवर्स कंप्लीट होने के बाद में होता है। बच्चे की डिलीवरी हुई और 24 घंटे तक सब कुछ ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, लेकिन 24 घंटे बाद कभी भी 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो ये कंडीशन सेकेंडरी पीपीएच कहलाती है। अब यहां से इनके कॉजेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्राइमरी पीपीएच होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो आप बता सकते हैं एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस, एटॉनिक यूट्रस का मतलब होता है यूट्रस में टोन खत्म हो जाती है, यानी डिलीवरी के बाद यूट्रस में किसी भी प्रकार की टोन नहीं रहती, मूवमेंट नहीं रहती, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते, ये सुस्त हो जाता है, बिल्कुल पॉज हो जाता है, तो ये कंडीशन एटॉनिक यूट्रस कहलाती है। डिलीवरी के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होना आवश्यक है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वहां पर मौजूद ओपन ब्लड वेसल्स पर लगातार दबाव बनाते हैं और दबाव के कारण वहां पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है, ब्लीडिंग रुकती है। अगर यूट्रस में डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तो वहां मौजूद ब्लड वेसल्स पर दबाव नहीं पड़ेगा और दबाव नहीं पड़ने से ब्लड रुकेगा नहीं, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सेकेंडरी पीपीएच के कॉज के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं मोस्ट कॉमन या मेन कॉज है रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स, यानी कि डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया, प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़ा, कुछ भाग यूट्रस में ही अगर बचा हुआ रह गया तो उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है, और इसे ही हम लेट पीपीएच या सेकेंडरी पीपीएच का इंपॉर्टेंट कॉज, मेन कॉज मानते हैं। एक बार फिर से पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर किसी वुमेन में बच्चे की डिलीवरी के बाद 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। पोस्टपार्टम हेमरेज को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली पीपीएच या इसे हम प्राइमरी पीपीएच भी कह सकते हैं। यह वह कंडीशन है जिसमें डिलीवरी होने के बाद पहले 24 घंटे में ही 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस देखने को मिलता है। प्राइमरी पीपीएच का मेन कॉज है एटॉनिक यूट्रस। अब बात आती है सेकेंडरी पीपीएच की। इसे हम लेट पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चे की डिलीवरी के 24 घंटे बाद 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और इस पीपीएच का जो कॉज है, मेन कॉज है, वो रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. X is undergoing chest physiotherapy after CABG. Which of the following levels of prevention it illustrates?
किसी पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट प्रोसीजर हुआ है। इस प्रोसीजर को करने के बाद इस पेशेंट को आप चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। यहाँ पर सीएबीजी प्रोसीजर के बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी दिया जाना किस लेवल का प्रिवेंशन है, ये आपको बताना है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपकमिंग एग्जाम्स स्पेशली सीएचओ एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या क्या ये प्राइमोर्डियल है, क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? कौन से लेवल का प्रिवेंशन है चेस्ट फिजियोथेरेपी आफ्टर सीएबीजी प्रोसीजर? The right answer is option D, tertiary prevention. आइए इसके बारे में जान लेते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो पहले से ही किसी डिजीज से प्रभावित हो चुके हैं। इस प्रकार के क्लाइंट्स में टर्सरी प्रिवेंशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनकी जो बची हुई लाइफ है उसे बेहतर करना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना टर्सरी प्रिवेंशन का सबसे मेन उद्देश्य होता है। इसके लिए हम उनमें जो डिसेबिलिटी है उसे कम कर सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उन्हें रोक सकते हैं, इसके अलावा उनके फंक्शंस को रीस्टोर कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को हम टर्सरी प्रिवेंशन देते हैं तो वो पहले से ही किसी कंडीशन से अफेक्टेड होता है और अब हमारा उद्देश्य होता है कि उसमें मौजूद इस डिजीज कंडीशन को हम ट्रीट करें और उसे रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करें। रिहैबिलिटेशन देने के दौरान हमारा मेन गोल होता है कि उसकी बची हुई लाइफ कैसे बेहतर हो सके, उसे बेहतर करना। इसके लिए हम उसकी डिसेबिलिटी को कम कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं और उसके जो पहले जो फंक्शन थे डिजीज से पहले वाली स्थिति में उसे मैक्सिमम रीस्टोर कर सकते हैं। ये सभी टर्सरी प्रिवेंशन में इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ पर सीएबीजी प्रोसीजर के बाद क्लाइंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देकर हम उसमें रेस्पिरेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो जाएं, इसे प्रिवेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ उसका रेस्पिरेशन बेहतर हो सके, किसी भी प्रकार की सिक्रीशन एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट होकर रेस्पिरेशन को प्रभावित ना कर पाए, इस चीज को इंप्रूव करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम इसे टर्सरी प्रिवेंशन में इंक्लूड कर रहे हैं। CABG यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट क्या है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है। आप प्रीवियस इस सीरीज की क्लासेस को जरूर अटेंड करिएगा। अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स के लिए ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन यानी MSAFP is elevated in all the following except, इस वर्ड को विशेष ध्यान दें, इन चारों ऑप्शंस में से किस कंडीशन के होने पर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल नहीं बढ़ता है या कम हो जाता है? ऑप्शन ए मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ऑप्शन बी ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन सी RH आइसो इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। The right answer is option D, Down syndrome. MSAFP का लेवल डाउन सिंड्रोम में
कम हो जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि MSAFP से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो इसका फुल फॉर्म मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका जो सिक्रीशन है, इसका जो निर्माण है वो कहाँ से होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मेशन है वो यॉर्क सेल, यॉर्क सैक और यॉर्क सैक एंड फीटल लीवर, इसके द्वारा MSAFP का निर्माण होता है। बच्चे में MSAFP का निर्माण यॉर्क सैक और फीटल लीवर में होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो MSAFP है इसका लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो लिखिएगा मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसके अंदर इसका लेवल बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। इसके बाद में ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर भी इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा RH आइसो इम्यूनाइजेशन में भी इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। अगर बच्चे की यूट्रस में ही डेथ हो जाए यानी कि इंट्रा यूट्राइन डेथ अगर होती है तो भी इसका लेवल आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसके अलावा रीनल एबनॉर्मेलिटीज के अंदर भी इसका लेवल आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। रीनल एनॉमलीज या एबनॉर्मेलिटीज में इसका लेवल आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये सभी कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपको MSAFP का लेवल इंक्रीज मिलेगा। अब डाउन सिंड्रोम एंड गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस, गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस, ये दो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो लेवल है आपको डिक्रीज्ड मिलेगा। लेवल इज डिक्रीज्ड। एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये चीज याद हो जाएगी। MSAFP का फुल फॉर्म है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। ये यॉर्क सैक और फीटल लीवर द्वारा तैयार किया जाता है। अगर किसी वुमेन में MSAFP का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है हो सकता है उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है इंट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है, हो सकता है बच्चे की किडनीज प्रॉपर नहीं बनी है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, हो सकता है आइसो इम्यूनाइजेशन कंडीशन हो। तो इन सभी कंडीशन में इसका लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। जबकि इसका लेवल डाउन होना दो कंडीशंस को इंपॉर्टेंटली बताता है, जो कि डाउन सिंड्रोम हो सकती है या गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप साथ ही साथ नोट्स बना लीजिएगा ताकि ये आपको रिवीजन में हेल्प करे। नेक्स्ट, फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन अ चाइल्ड इज, किसी भी बच्चे में सबसे पहले आने वाला दांत टीथ कौन सा होता है? प्रीमोलार, इंसीजर, कैनाइन, थर्ड मोलार। The right answer is ऑप्शन बी, इंसीजर। नॉर्मली बच्चे में जो दांतों का निकलना होता है, टूथ इरप्शन होता है, वो 6 महीने की उम्र पर देखने को मिलता है। यानी किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो पहला दांत निकलेगा वो अराउंड 6 महीने की उम्र पर निकलेगा। फर्स्ट टूथ इरप्टेड एट द एज ऑफ 6 months ऑफ एज इन अ न्यूबॉर्न बेबी and it always be lower incisor.
सबसे पहले निकलने वाला जो दांत है वो लोअर इंसाइजर होता है। ये चीज प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।